हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी जी हमें दोस्तों ये ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड का जी हमें दोस्तों इस वीडियो में मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करूंगा जी हमें दोस्तों इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मात्र एक वीडियो में। और वो भी देखो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है, जो भी यहाँ पे है सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखनी है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, देख सकते हो एकदम अच्छे से मैंने एक एक चीज़ें ये संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, आप लोग का खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, निबंध से रिलेटेड प्रश्न है, सारा का सारा यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मैंने लिख रखा है। और उसके अलावा देखो आप जानते हो कि शुरू शुरू में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो कि OMR शीट पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने OMR शीट पे पहले से ये आंसर भर रखा है, तो आपको यहाँ बता दूंगा कि कैसे आपको भरना है। यहाँ सारा डिटेल भी मैंने भर रखा है। और इसके अलावा देखो 20 मार्क का तो ये OMR शीट पे पेपर होगा, OMR शीट पे आंसर देना होगा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जैसे संदर्भ व्याख्या संबंधित हो गए, निबंध हो गए, तो उनका आंसर इस नॉर्मल एक कॉपी मिलेगी आपको, इस कॉपी पे देना होगा। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कॉपी भी आपको कैसे भरना है। बहुत इस एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हिंदी का पेपर है यूपी बोर्ड का 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी, इसमें से कई सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर दो। सबसे पहले देखो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ये सब लोग जानते हो। 70 मार्क का पेपर जिसमें 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव, 30 मार्क का प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क का आप लोग का पेपर होगा पूरा का पूरा। जो मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका OMR पे आंसर देना होगा, OMR शीट पे। और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न है OMR शीट पे जिसका आप आंसर दोगे तो एक एक मार्क का है। और OMR शीट पे मतलब जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करोगे उसके लिए 1 घंटा निर्धारित है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 2 घंटा निर्धारित है, ठीक। चलो ये तो आपका सामान्य निर्देश हो गया। यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो है। जैसे यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ के अंतर्गत दिया हुआ है, तो जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं यहाँ, और चार्ट है, ऑप्शन है। तो आप सब लोग जानते हो कि बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो यह इसका सेकंड आंसर है। तो सेकंड आप लोग कैसे भरोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड ऐसे आप लोग ऐसे इस गोले को यहाँ रख दोगे। और यहाँ पे ध्यान देना आपको काले अथवा नीले, ठीक है, काले अथवा नीले बाल पॉइंट पेन मीन्स नॉर्मल पेन का यूज करना है, न कि जेल पेन। ऐसे इधर आप लिखो और पीछे उतर जाए, जेल पेन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। और न ही कोई रंगीन पेन का उपयोग करना है, जैसे मैं यहाँ पे लाल यूज कर रहा हूँ या हरा, कोई ऐसे पेन का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आपको केवल काला, ठीक है, नॉर्मल काला पेन और नॉर्मल जो नीली पेन होती है, नीला पेन होता है, इन दोनों का ही यूज करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और ये OMR शीट आप काले पेन से भरना, नीले से भी भर सकते हो, लेकिन काले से भरना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक। चलो यहाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे भरना है, उसके बाद मैं इन सारे का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी रहेगा ऊपर कि कैसे भरना है, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे DD यानी डेट है, डेट यहाँ MM मीन्स मंथ, YYI मतलब यहाँ पे ईयर। तो डेट आपको जानते हो कि 16 फरवरी को आप लोग का एग्जाम है हिंदी का, तो 16 यहाँ पे 16 मतलब जिस दिन देखो जिस दिन का आपका एग्जाम है, मतलब 16 फरवरी को हिंदी का है, तो यहाँ 16 भरोगे आप लोग का। लाइक उसके बाद शायद शायद मैथ का है ना सेकंड एग्जाम 21 को, तो यहाँ पे 21 भरोगे, जिस दिन का आपका डेट रहे, जिस दिन एग्जाम रहे, ठीक। तो यहाँ पे 16 तारीख को है आप लोग का हिंदी का एग्जाम, तो यहाँ 16 भर दोगे। और 2 का महीना तो 02, और यहाँ पे 20 पहले से लिखा रहेगा, केवल यहाँ पे 23 भरना होगा, यानी 16/2/2023 को आप लोग का पेपर है हिंदी का। यहाँ विषय का नाम हिंदी डाल दोगे। और यहाँ पे देखो परीक्षार्थी के नाम, यहाँ पे जो भी आपका नाम हो यहाँ पे नाम डाल देना। चूंकि देखो बोर्ड परीक्षा में नाम जो है वो नहीं लिखा जाता है, जैसे ये कॉपी है तो इस पर नाम नहीं लिखा जाता है कहीं भी। पहले आता था कि एप्लीकेशन निकले हैं, तो एप्लीकेशन में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। एक्चुअली अब एप्लीकेशन लिखने को नहीं आता है हिंदी में, पहले आता था। तो नाम जो है इस पे नेम जो है वो नहीं लिखा जाता है। तो इस पे तो ठीक है नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इस पे अब हो सकता है इस साल से बदलाव कर दिया गया, इस पे आपका लिखा जाएगा। चूंकि इसके लिए बोर्ड ने अभी क्लियर नहीं किया है। आप जिस दिन मतलब हिंदी का पेपर देने जाना और OMR शीट ये भरना, तो भरते समय जो भी आपके मतलब आप जानते हो कि एग्जाम दोगे तो क्लास में आपके 2 टीचर होंगे, तो उन टीचर से पूछ लेना आप कि यहाँ पे नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर लिखना हो तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना, और नहीं लिखना हो तो कहेंगे कि यहाँ पे आप XYZ मतलब लिख दो, ऐसे XYZ लिख दो, तो आप कर देना, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरकर और यहाँ मतलब जैसे 3 है तो 3 नंबर वाले खाने को ऐसे रंग देना है, ठीक है। ये 2 है तो इस 2 को रंग देना है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बिल्कुल आपको गड़बड़ नहीं करना है एकदम। जैसे 3 है तो देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लड़के 1 2 3 ये दूसरे वाले को ही रंग देंगे, यहाँ पे गलती होगी। तो इसका आप लोग मतलब बेहद ध्यान रखना, क्योंकि इसको गलती करोगे तो फिर मतलब आपकी ये पूरी मतलब बर्बाद हो जाएगा 20 नंबर। क्योंकि ये देखो इसमें थोड़ा गलती कर दोगे चल जाएगा, क्योंकि देखो ये जो ओएमआर शीट होती है ना, ये आपकी मतलब कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। तो कंप्यूटर में मतलब ये वो चेक नहीं करता है, ये चेक करता है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये थोड़ा गलती भी भर दोगे, जैसे 3 यहाँ पे 2 हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो इसको आप ऐसे भुतरा दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसको आपको एकदम गलती नहीं करनी है गोले को रंगीन करते समय, ठीक है। तो जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 देखो 0 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो 3 को ऐसे रंग देना है, ठीक है। ये 2 है तो 2 को मतलब यहाँ पे लिखना है और इसको रंगना है सीधे-सीधे में। सेम उसी तरह विषय कोड आपका 1 2 7 है तो यहाँ पे 1 को रंग देना है, उसके बाद 2 को, यहाँ पे 7 को, यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो। ये विषय कोड आप लोग के एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, ठीक है। विषय मतलब एडमिट कार्ड आएगा तो उसपे आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी सारा दिया रहेगा कि कौन-कौन सा आपका सब्जेक्ट है, किस-किस दिन आपका कौन सा एग्जाम है, ठीक है। पूरा मतलब सारा डिटेल दिया रहेगा। ये आपका परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन कैसा है, ईयरली है तो ईयरली यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे ईयरली पे यहाँ मतलब रंग दोगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 10 तो 10 और यहाँ पे इसको रंग दोगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिलेगा, एडमिट कार्ड हो सकता है रहेगा, ठीक है। अगर ना रहे तो आप अपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है। और यहाँ पे आपको भरने को ऑप्शन आएगा तो भर देना, ठीक है। और यहाँ जैसे 2 है तो 2 को ऐसे रंगीन कर देना, 3 है तो 3 को रंगीन कर देना, 5 है तो इसके सिधाई में 5 को रंगीन कर देना, ऐसे आपको भरना है। तो ये ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार आपको भरना है। उसके बाद ये आपका मतलब उत्तर है, आपका जो उत्तर सही है उसको भरना है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले का उत्तर ये सेकेंड हो जाएगा, चिंतामणि किस विधा पे आधारित रचना है, तो निबंध विधा। तो दूसरे का फर्स्ट, तो देखो दूसरे का यहाँ फर्स्ट भरा गया है। तीसरे का कि गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, तो यहाँ देखो तीसरे का फर्स्ट यहाँ पे भरा गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न के लिए इधर आ जाते हैं, 1 मिनट। देखो चौथा प्रश्न कि शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि देखो ये है 1919 से 1938। उसके बाद चौथे के बाद पांचवा कि नीर का निर्माण फिर किस विधा पे आधारित रचना है, तो देखो नीर का निर्माण फिर, और एक और याद रखना कि क्या भूलू कि याद करूँ, दो मतलब काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और ये दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो पांचवे का ये 2 सही है। उसके बाद 6 नंबर का कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास देखो ये सबसे पहले तो प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्रिय प्रवास काफ़ी मतलब ऐसे पूछ देते हैं कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आप लोग याद रखिए ना, प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक है। और किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है। ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। 7 नंबर प्रश्न कि मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। तो भाई मधुशाला सेम हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती भाई मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये सब आपका गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 प्रश्न है कि आधुनिक काल कब से कब माना जाता है, तो भाई आधुनिक काल जो है 18 से 43 से अब तक का जो समय है उसको आधुनिक काल माना जाता है, और इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद मतीराम किस युग के कवि है, तो मतीराम एक फेमस रीतिकालीन कवि है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो इसको आप लोग मतलब ऐसे टारगेट बना लेना कि मुझे 5 से 10 तक के प्रश्नों को करना है और उसके बाद OMR शीट में भरना है, या आप एक एक कर भी OMR शीट में भर सकते हो। जैसे आपने शुक्ल युग की समयावधि है ये सेकेंड, तो उसके बाद इसको मतलब चौथे का सेकेंड, तो चौथे का सेकेंड रंग दोगे। उसके बाद पाँचवें क्वेश्चन का ये मतलब सेकंड सही है, तो पाँचवें का ऐसे बी रंगते जाओगे, एक एक भी रंगते जाओ, या आपका मन कि हम लोग 5 कर ले उसके बाद 5 को रंगे, ठीक। आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना कि कैसे आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ आप भर देना सारा, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका 10 तक हमने कर लिया है, 10 तक ये सारा का सारा हमने भर दिया है, क्लियर। अब देखो इसको फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको मैनुअली चेक नहीं होगा, मतलब कोई टीचर चेक नहीं करेगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर से चेक होता है। तो इसको अच्छे से आपको भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग ये भरे थोड़ा ऐसे बाहर, ये ऐसे मतलब थोड़ा सा ये बाहर खींच गया तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ मैंने बताया नहीं, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपका जो भी हस्ताक्षर है यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहता है। यहाँ पे मतलब जो टीचर जिस दिन आपका मतलब एग्जाम होगा, आप जानते हो कि क्लास में टीचर भी रहते हैं तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर होता है, ठीक। तो
ये आपको भरना है, ये आपको नहीं भरना, ये टीचर का काम है, ये आपका काम है। ठीक, चलो 10 हम लोगों ने प्रश्न कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। इधर मैं आ जाता हूँ। अब आपके देखो 11 नंबर प्रश्न, यह मतलब आपके ग्रामर सेक्शन यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित अब शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। 1 मिनट, थोड़ा लाइट में ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। ओके, चलो यहाँ पे देखो, तो हास्य रस का स्थायी भाव है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। अब देखो पहले क्या था कि रस, छंद, अलंकार से उनका परिभाषा और उसके अलावा मतलब आपका उदाहरण लिखने को आता था। लेकिन अब रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, परिभाषी शब्द, समास, संधि, ठीक है, शब्द रूप, सबसे अब ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का बनाएगा। ठीक है, मतलब हिंदी व्याकरण से। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो हाँ, और ये पीछे जो 10 थे ये प्रश्न आप लोग के मतलब गद्य और पद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं एवं विधाओं से संबंधित होंगे। तो चलो इनको हम लोग कर लेते हैं। 11 प्रश्न का हास्य रस का स्थायी भाव है, तो भाई हास्य रस यानी हंसी, हास इसका स्थायी भाव है। 12वें का सुहत और पीठ पटु श्याम सलोनी गात मलौ नीलवड़ी सल्पात। देखो ये लाइन जो है ना आप लोग के मतलब पद्य भाग में किसी चैप्टर में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि है। ठीक है, और इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, आप सीधे सीधे याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का है, ये 11 का तीसरा आपको भर देना है। 12 का दूसरा सही है, तो 12 का देखो हमने दूसरा भर रखा है। उसके बाद 13 की रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। भाई रोला छंद में आप लोग जानते हो कि 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये मतलब ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे कामा होता है, फिर यहाँ पे लिखा होता है, फिर यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, फिर कामा, ऐसे। तो इसको फर्स्ट चरण बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो ये 4 चरण होते हैं। तो 13 का 3, 13 का हम लोग का तीसरा, तो ये तीसरा यहाँ पे भरा हुआ है। 14 आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो देखो आकर्षक शब्द में यहाँ आगे क्या है, आ है। ठीक है, तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो यहाँ पे आ लगा है, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। 14 का ये हम लोग का डी हो जाएगा। 14 का यहाँ पे डी भरा गया है। ठीक, चलो 15 का है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ओके, 2, 5, 6, 3। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित, ये 2 प्रत्यय के भेद होते हैं। 15 का फर्स्ट सही हो जाएगा, 15 का फर्स्ट सही हो गया। ठीक, उसके बाद 16 का पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ये तीसरा। ठीक, 16 का तीसरा। और 17 का देख लेते हैं कि आंसू का तत्सम रूप है। देखो आंसू का तत्सम रूप हम लोग का, देखो आंसू क्या है, तद्भव शब्द है, अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द अश्रु होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 का थर्ड और 17 का फर्स्ट, 16 का थर्ड और 17 का फर्स्ट। ठीक, इधर हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग 17, 18, 19, 20 प्रश्न कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आपको ये कॉपी पे आपको लिखना होगा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले अब इनको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखो ये हम लोग का, उसके बाद ये 18वां प्रश्न की यण संधि का सूत्र है। हाँ, यण संधि का सूत्र योको यणची होता है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। 19 का कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, ये तो आप फल का पूरा याद कर लेना। हमें पूछ रहा है कि फलस्य शब्द मतलब जो फलस्य है इसकी कौन सा ये वचन का और कौन सा विभक्ति रूप है, आपने पढ़ा होगा। मतलब फल का रूप तो उसमें मतलब 6वीं विभक्ति पढ़ा होगा कि जिसको आप लोग षष्ठी बोलते हो कि फलस्य फलयो फलानाम। तो फलस्य एक वचन है, ठीक है, और षष्ठी विभक्ति, तो एक वचन षष्ठी विभक्ति नहीं है क्या यार, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये फर्स्ट है क्या। 19 का हमने सही भरा है। हाँ 19 का देखो यहाँ पे सही भरा है हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको साइड में रखता हूँ। और हमने 18 का थर्ड, तो 18 का यहाँ पे 18 का थर्ड हो गए। और 20 का अपठत धातु का वचन एवं रूप है। ठीक है, द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, या उत्तम पुरुष बहुवचन, या मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है, तो इसका ये बी ऑप्शन सही। अपठत अपठताम अपठन होता है, ये प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, तो ये एक वचन होता है क्योंकि अपठत अपठताम अपठन ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो अपठत पहले पे ही आ रहा है तो इसलिए एक वचन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लिया। देखो यहाँ पे ये पठ धातु है, पठ धातु का रूप है। पठ धातु का इसमें 5 आपने पढ़ा होगा, लट लकार, लीट लकार, लोट लकार। तो आप लोग याद कर लेना, आपका 3 आएगा, पठ, हंस या लिख, 3 का आएगा। तो आप पठ का याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, उसके आधार पे आप सब कुछ बना लोगे। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अब चलो हम लोग इसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कर लेते हैं। अब इस OMR शीट का काम खत्म हो जाएगा, इतना ही आपको ये 20 ऑब्जेक्टिव इसमें भर लोगे, उसके बाद ये आपका खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म, इसमें केवल 20 ऑब्जेक्टिव भरना है। अब जो 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा ना, यानी जो मतलब जिसमें आपको संदर्भ व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न होगा, ठीक है, उसके अलावा मतलब निबंध से रिलेटेड प्रश्न होगा, तो उन सब का उत्तर ये एक कॉपी है, आपको कॉपी पे देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट नीचे देखो, यहाँ पे
देखो ये यहाँ पे ये कॉपी है, इस कॉपी पे देनी है। तो ये कॉपी सबसे पहले तो इसको आपको कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ ये हाई स्कूल की कॉपी कुछ इस प्रकार की रहेगी। पहले देखो यहाँ पे 32 पृष्ठ की होती थी कि 32 पृष्ठ कवर सहित, यानी पूरा का पूरा 16 पन्ने होते थे। लेकिन अब हो सकता है आपका 20 मार्क का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR पे देना हो, तो इसकी मतलब 32 पृष्ठ की जो संख्या है उसको कम कर दिया जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन आपकी कुछ इसी प्रकार की कॉपी होगी ये पूरी की पूरी। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे आपका मतलब परीक्षार्थी मतलब ये आपका अपना डिटेल सब भर लेना है। तो यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा है अंकों में, तो यहाँ पे भर लो। यहाँ पे जैसे आपका ये अनुक्रमांक है तो इसको आपको भर लेना है, अब इसको लिख देना है। तो यहाँ लिखते समय आप लोग ध्यान देना, कितने लोग ऐसे लिखते हैं कि मतलब 15 लाख इस ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देना है, 2 है तो 2 लिख देना, 5 है तो 5, 7 है तो 7, ऐसे आपको पूरा का पूरा ये लिख देना है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद विषय हिंदी सिंपल। प्रश्न पत्र में आपको प्रथम डालना है हमेशा, क्योंकि पहले क्या था कि पहले देखो एक एक सब्जेक्ट के दो दो पेपर हुआ करते, तो यहाँ प्रथम द्वितीय डाला जाता था, लेकिन अब तो एक ही होता है एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हमेशा प्रथम आपको लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये यहाँ पे क्या भरना है। तो देखो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे तो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, आप लोग को हिंदी का पेपर भी मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब 2023 हिंदी लिखा रहेगा और यहाँ पे कोड आपको लिखा रहेगा, ठीक है। तो वही कोड यहाँ पे डालना है, हालांकि आपको ये कोड नहीं डालना है, यहाँ पे कोड आपका जो पेपर मिलेगा उस पर लिखा रहेगा, तो उसको यहाँ पे डालना है। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पेपर मिले उसका कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। चलो उसके बाद परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार आप डाल देना, ठीक है। चूंकि 16 तारीख को वास्तव में बृहस्पतिवार है, 16 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है, तो और परीक्षा तिथि में पाली, तो 16 तारीख को आपको पेपर होगा हिंदी का, तो यहाँ पे 16/2/2023 डाल देना है, ठीक है। और पाली है पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देना प्रथम पाली, प्रथम पाली, क्योंकि आप लोग का पेपर सुबह वाली पाली में होगा 8 बजे से 11:15 तक, ठीक है। 8 बजे से हम लोग का होगा 11:15 तक, ठीक है। देखो मैंने क्या लिख दिया, 8 से 11:15 यानी 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग का पेपर होगा, तो ये सुबह वाली पाली के अंतर्गत आएगा। और 12th वालों का 2 बजे से होगा, तो वो शाम वाली पाली के अंतर्गत आएगा, तो उसको यहाँ पे द्वितीय पाली लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से आपको डिटेल भर लेनी है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखो 1 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग का वर्णनात्मक प्रश्न, यानी खंड ब के अंतर्गत 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, उसमें जो पहला प्रश्न होगा यहाँ पे ध्यान देना, पहला प्रश्न आप लोग का गद्यांश, ठीक है, गद्यांश से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका 2 गद्यांश पूछेगा। जैसे यहाँ पे एक पूछा है और इस बगल यहाँ पे मतलब इस बगल एक गद्यांश पूछा है। यहाँ पे मैं चलो इसको भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक पूछा है, लेकिन यहाँ पे बीच में अथवा है, मतलब वो करो या ये करो, आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो मान लो आपको यही करना है, पहला वाला ही करना है, तो कैसे आप करोगे, कैसे आप लोग मतलब हेडिंग डालोगे, तो आपको ऐसे डालना है। देखो यहाँ पे डाला गया है, सबसे पहले तो खंड ब आप स्टार्ट करें तो खंड ब ऊपर लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, आप कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख देना। और उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट ही मतलब फर्स्ट में ये अथवा वाला नहीं कर रहे, यही वाला कर रहे हैं। अगर ये वाला करते हम लोग, सॉरी इधर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत है, मतलब ये वाला करते तो अथवा वाला हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाला नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे मतलब लिख देते यहाँ पे क्वेश्चन में कर कि अथवा वाला प्रश्न, उससे मतलब जो जांचने वाला कॉपी है वो जान जाता कि लड़के ने मतलब प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट किया है और उसका मतलब अथवा वाला प्रश्न किया है। ऐसे नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको संदर्भ इसका कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, 1 मिनट माफ़ करना थोड़ा, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो है यहाँ पे इसको पढ़ोगे कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता यहाँ से आप पकड़ रहे हो कि ये यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित, उसी का मतलब ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक। तो चलो इसको थोड़ा हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। देखो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति
विशारद अकबर मन को बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, ये तो हम लोग का गद्यांश हो गया। ठीक, हम लोग जान गए कि ये आप लोग का मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता से, तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? आप लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और इसका 2 मार्क मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसको थोड़ा मैं साइड में हटाता हूँ। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है आपका प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, हेडिंग डालकर, और इसमें फर्स्ट का उत्तर लिख रहे हैं तो फर्स्ट उत्तर ऐसे हेडिंग डाल मतलब आपको यहाँ पे डाल देना है नंबरिंग, और यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल देना है, और इसमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे और आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड प्रश्न है। इसमें सेकंड प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। रेखांकित अंश क्या है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मतलब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब यह बात सत्य नहीं है कि मतलब केवल एक ही स्वभाव और रुचि के 2 व्यक्ति हैं उन्हीं के बीच मित्रता हो सकती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब समाज में लोग है मतलब विभिन्नता देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग अपने मन से आप बनाकर लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सेकंड का उत्तर यहाँ पे डाल देना है और व्याख्या ऐसे डाल देना है, या रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद लिखोगे कि निम्न गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हमें यहाँ पे देखो 1 मिनट, निम्न गद्यांश के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें यह बताना चाहते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि एक ही स्वभाव और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि लोग दूसरे व्यक्ति द्वारा उन गुणों को सीखना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। देखो ऐसे बनाकर आप लोग लिख दोगे आसानी से, और ये यहाँ से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अंत में ये एक नॉर्मल प्रश्न पूछा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट इस बगल। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आप लोग आंसर कैसे लिखोगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं जिससे कि वे उन चीज़ों को प्राप्त कर सके जो उनके पास नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे मतलब जो निर्धन है वो मतलब जो गरीब है मतलब वो धनी व्यक्ति के पास जाता है, या जो मतलब चालाक नहीं है वो चालाक व्यक्ति के पास जाता है। हमने गद्यांश पढ़ा था, ऐसा हमें महसूस हो रहा था। तो वही है यहाँ पे सिंपल। तो ऐसे आपको बनाकर लिख देना है, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार 2 2 4 2 पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का 6 मार्क आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो यहाँ इसको भी हम लोग देखो आपको केवल एक करना है, लेकिन इसको भी मैं बता देता हूँ क्योंकि दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यह जो है ना, ये हे भगवान तब के लिए विपद, ये थोड़ा मतलब कठिन भी है। ठीक है, शायद आपके पकड़ में ना आए, लेकिन मैं बता दूं कि ये आप लोग का जो सेकंड चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, ममता उसका है। ठीक है, उसका ये गद्यांश है। ठीक, तो इसका आप आसानी से संदर्भ इसका लिख लोगे, रेखांकित अंश जो है इसका व्याख्या कर देना, और ये नॉर्मल प्रश्न पूछा है इसको आप खुद कर लेना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, चलो बाकी मैं बता दिया कि यह किस चैप्टर से। उसके बाद हम लोग का सेकंड यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। ये आप लोग का गद्यांश था, ये अब पद्यांश होगा। ठीक है, यानी पद्य वाले पार्ट से। इसमें सेम वही आपका एक ऊपर और एक नीचे 2 पद्यांश दिया रहेगा, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो हम लोग का ये मतलब ये है चरण कमल बंदो हई राय। आप ये जानते हो कि ये जो गद्यांश है जो फर्स्ट ही चैप्टर है गद्य का पद वाला, ठीक है, सूरदास का पद उसी से है। और ये अथवा कर ये जो नीचे वाला है, सुनि सुंदर बैन सुधारण साने सयानी है जान की जानी बली, तिरछे करी नैन तीन है समुझाई कछु मुस्काई चली। तो ये यहीं से पकड़ लिया मैं कि आप लोग का जो तुलसीदास जी वाला है, ठीक है, तुलसीदास जी में भी 2 लेवल हैं। एक आप लोग का धनुष भंग है। ठीक है, एक धनुष भंग, 1 मिनट ये चल नहीं रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ, सॉरी। हाँ ओके, एक है आपका धनुष भंग वाला चैप्टर, और एक है आप लोग का वन पथ पर। क्या? वन पथ पर। तो जो वन पथ पर वाला मतलब पार्ट है उस लेवल है, उसी से ये लिया गया है। तो अब इसका आप लोग संदर्भ व्याख्या आपका मन, आप ऊपर वाला करना चाहते हो तो ऊपर वाले का कर लो, नीचे वाला का करना चाहते हो तो नीचे वाले का कर लो, मैंने आपको बता दिया। ठीक, और देखो इससे रिलेटेड यहाँ पे नीचे 3 ठे प्रश्न पूछा है, और ये गद्यांश देव इससे भी रिलेटेड साइड में उस बगल अभी 3 ठे प्रश्न पूछा है।
इन मतलब इसमें निश्चित है कि फर्स्ट प्रश्न आप लोग का मतलब क्या होगा कि संदर्भ से रिलेटेड होगा, सेकंड होगा रेखांकित अंश की व्याख्या से रिलेटेड। ठीक, कभी कभी इसमें रेखांकित अंश से रिलेटेड पूछ देता है, कभी कभी पूरे की व्याख्या पूछ देता है। तो चलो इसमें हम लोग किस प्रश्न को मैंने किया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो मैंने ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अथवा वाला किया है। देखो यहाँ पे, यहाँ मान लो आपको ये नहीं करना है, सॉरी पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे मान लो आपको ये वाला नहीं करना है, आपको ये वाला करना है, ये नीचे वाला। तो आप लोग कैसे हेडिंग डालोगे, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या, तो आप ऐसे डालना कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 और 2 में आप अथवा वाला प्रश्न ऐसे क्वेश्चन में कर लिख देना। इससे एग्जामिनर जान जाएगा कि लड़के ने ये प्रश्न संख्या 2 किया है और इसका अथवा वाला यानी ये वाला किया है, ये वाला नहीं किया है, ये वाला किया है। ठीक, नहीं भी डालोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब इसका देखो, इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखोगे, तो आप लोग जान गए हो कि इस मतलब आप जान गए पढ़ने से कि ये तुलसीदास जी वाले चैप्टर से है। तो कैसे लिखोगे, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट। यहाँ पे आप फर्स्ट का उत्तर मतलब डाल दोगे और संदर्भ हेडिंग डाल दोगे, उसमें लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश। इसमें आप पद्यांश लिखोगे क्योंकि ये पद्यांश है तो पद्यांश लिखोगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, यहाँ पे आप रचयिता शब्द यूज करोगे, ठीक है, तुलसीदास हैं। ठीक, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप व्याख्या कर दो। ठीक है, व्याख्या किसकी करनी है, रेखांकित अंश। तो देखो इसमें रेखांकित अंश कौन सा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेखांकित अंश ये है। आप लोग देखो यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंजकली, केवल इतने का करना है। ठीक है, ऐसे तो आपके एग्जाम में लगभग ये पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इतने का ही कर लेते हैं थोड़ा बनाकर। बाकी इसका मतलब यही है, इसका देखो मतलब पूरे का एक तरह से समरी में बता देता हूँ कि जब मतलब जो सीता होती हैं, राम होते हैं और लक्ष्मण होते हैं, तीनों वनवास जाते हैं। तो वनवास जाते समय बीच रास्ते में, ठीक है, कुछ ग्राम वधुएं मतलब मिलती हैं। ठीक है, ग्राम वधुएं मीन्स किसी ग्राम की औरतें मान लो। ठीक है, तो वो ग्राम वधुएं राम को मतलब निहारती हैं। ठीक है, काफ़ी एकटक देखती है क्योंकि राम काफ़ी सुंदर सांवले शरीर वाले होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखकर, ठीक है, वो मतलब जो राम को देखकर जो ग्राम वधुएं होती है वो मतलब सीता से पूछती है मतलब इशारे में कि मतलब ये तुम्हारे कौन लगते हैं। तो सीता भी मतलब स्त्री लज्जा के कारण कुछ बोलती नहीं है, वो भी क्या करती है कि मतलब ऐसे ही मतलब समझा देती है इशारों के माध्यम से। ठीक है, कि ये मेरे प्रियजन पति हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे मतलब क्या है कि मतलब उसी को तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को कि मतलब इस प्रकार जो मतलब जो भी ग्राम होती है एकटक मतलब पूरे मतलब एकटक देखती हैं राम को, तो उसी को लिखा है यहाँ पे कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मंज कली, मतलब मानो ऐसे कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य रूपी राम का उदय हो गया है। ठीक है, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है, ऐसे इसका यही मतलब है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, थोड़ा सा देखो इसको बनाकर लिख दोगे ऐसे व्याख्या में कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के, 1 मिनट इधर मैं कर लेता हूँ, सॉरी। देखो आप सेकंड का उत्तर व्याख्या हेडिंग डाल देना या रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें आप लोग लिखना कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सुंदर सांवले शरीर वाले राम अपनी पत्नी सीता और भाई राम के साथ वनवास जाते हैं तो रास्ते में कुछ औरतें राम को एकटक निहारती हैं। उन स्त्रियों के ऐसे मनोभाव को देखकर कवि लिखते हैं या कवि कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और उन औरतों यानी उन्हें ग्राम बधुओं को कहा गया है के नेत्र रूपी कमल के सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, ये आपका मतलब सिंपल सा इसका आप व्याख्या कर दोगे ऐसे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका ध्यान देना, एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा है कि अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। तो अनुराग तड़ाग में आप लोग याद रखना रूपक अलंकार और मनु मंज कंजकली में आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये थर्ड प्रश्न का उत्तर है। चलो, तो ये हम लोग का ये हो गया सेकंड का भी संदर्भ व्याख्या। अब देखो इसके बाद आपका क्या आता है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, इधर मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आप लोग का
मतलब एक संस्कृत गद्यांश होगा, ठीक है। क्या होगा, एक संस्कृत का गद्यांश होगा, एक नहीं इसमें भी दो होंगे, ठीक है। देखो एक ये ऊपर होगा, एक ये नीचे होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको संदर्भ व्याख्या नहीं करना होता है, संदर्भ तो करना होता है लेकिन व्याख्या नहीं, इसमें हिंदी अनुवाद करना होता है। और संदर्भ करने का आपको 2 मार्क और हिंदी अनुवाद करने का 3 मार्क यानी 5 मार्क मिल जाता है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है, आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला, ठीक है। तो देखो ये आपको यहाँ से ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र असलम, यहीं से पता चल रहा है कि ये वाराणसी वाले चैप्टर से ये लिया गया है। और ये आप लोग का मानव जीवनों से संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा, ये शायद भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है आपका, उससे ये लिया गया है, ठीक। तो चलो इसमें मैंने कौन सा किया है, इसमें मैंने शायद ये ऊपर वाला ही किया है। चलो तो इसको ही हम लोग देख लेते हैं। ये भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से, तो मैंने बता दिया कि इस चैप्टर से, तो आप इसको देख लेना। इसको मैं इसका संदर्भ लिखूंगा तो उसके आधार पर इसका भी संदर्भ लिख लेना और इसका आप अर्थ देख लेना, ठीक। चलो इसका आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे इसमें, तो देखो इसमें आप लोग का संदर्भ इसमें, और ये कहाँ से है जानते हो, ये आप लोग का हिंदी में ना पीछे आपका संस्कृत के विलेशन है, तो उसी में से है ये, ठीक। तो चलो इसमें आप संदर्भ कैसे लिखोगे, तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है संदर्भ। आप लोग हेडिंग डाल दोगे संदर्भ और लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिख दोगे, इसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हिंदी अनुवाद कर दोगे। हिंदी अनुवाद कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह नगरी है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। तो वही यहाँ पे देखो लिखा गया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि इत एव संस्कृत ये वाग्मपस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्धत। यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि मुगल युवराज दारा सिंह, मतलब मुगल राज जो युवराज दारा सिंह हैं, अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत, मतलब यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। तो यहीं देखो मुगल राज दारा सिंह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, लिखा गया है। और उसके बाद क्या है कि सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता, मतलब वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, यत तेन उपनिषदम अनुवादम पारसी भाषायाम करात, कि उन्होंने उन उपनिषदों का पारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। तो ऐसे आप लोग इसका आंसर लिख दोगे, मतलब हिंदी अनुवाद लिख दोगे। आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ये इसका अर्थ लिख दोगे, इसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा, यानी आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसके बाद ये तो आपका गद्यांश टाइप का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो श्लोक भी देगा, 2 श्लोक देगा जिसको आपका मतलब पद्यांश नाम दिया है, और इनका सेम आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। तो 2 श्लोक दिया है, इन दोनों श्लोकों में से, ठीक है, आप किसी एक का क्या करो कि संदर्भ लिख लो और हिंदी अनुवाद कर दो। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कि यह श्लोक किस किस चैप्टर से है। तो देखो ये जो पहला श्लोक है कि मान हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती काम, यार ये मैं भूल गया किस चैप्टर से है। ये तो शायद आप लोग का भारतीय संस्कृति से, चलो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये जीवन सूत्राणी से है, जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है उससे है, ठीक है। और ये भारतीय संस्कृति से, ये नीचे वाला। तो ये नीचे वाला तो काफ़ी आसान है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये सब लोग इसका अर्थ जानते हो, तो आप लोग इसको मतलब ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया, उसीलिए मैंने शायद इसको किया है। तो चलो इसका क्या अर्थ है हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, ये जीवन सूत्राणी से है तो पता चल गया। तो देखो ऐसे लिखोगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डाल दोगे, मतलब प्रश्न संख्या का, और यहाँ पे आप संदर्भ हेडिंग डालकर लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है, ऐसे आप लोग संदर्भ लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अब इस नॉर्मल से श्लोक का आप लोग को हिंदी अनुवाद करना है और उसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पे इधर मैंने हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी अनुवाद। यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, देखो मान हित्वा प्रियो भवती, मतलब मान हित्वा प्रियो भवती मतलब मनुष्य हिंसा को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और क्रोध को छोड़कर पछताता नहीं है, ठीक है। कामम हित्वार्थनाम भवती, ठीक है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, यहाँ पे देखो
मतलब मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है। ये क्या है? काम। काम मीन्स इच्छा, मतलब इच्छा को वो छोड़कर क्या हो जाता है? धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर वो सुखी हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, यानी पछताता नहीं है, और उसके बाद मनुष्य इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, और फिर मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ये अर्थ है उसका। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख दोगे, मतलब वही हिंदी अनुवाद लिख दोगे, इसका आपको 3 मार्क मिल जाएगा। यानी 3 2 5 मार्क आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग इसके बाद आ जाता है 5वां आपका प्रश्न होगा खंड काव्य से रिलेटेड। तो चूंकि यह 3 मार्क का प्रश्न होगा, तो यहाँ पे देखो सारे मतलब खंड काव्य दिए रहेंगे। देखो जैसे क्या होता है कि खंड काव्य ना पूरे यूपी में, मतलब जैसे 10-15 जिलों में कोई अलग खंड काव्य आता है, 10-15 जिलों में कुछ अलग खंड काव्य आता है, मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ मैं तो नहीं जानता कि आप किस जिले से हो, हाँ, तो मैं किसका मतलब खंड काव्य लिखा हूँ, लेकिन फिर भी मैं, जैसे हम लोग के इधर जिले में मतलब ये कर्ण खंड काव्य आता है, तो कर्ण खंड काव्य का यहाँ पे देखो लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपको देखो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखो ये क है, तो इसमें देखो मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, या सेकंड प्रश्न है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पे चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके मतलब जिस जिले में मुक्तिदूत आता है, मुक्तिदूत खंड काव्य, तो उनको इन्हीं 2 प्रश्नों में से किसी एक को करना है। ठीक है, आप पहला वाला कीजिए या दूसरा वाला कीजिए। तो आप देख लेना आपके मतलब ज़िले में कौन सा आता है, आप अपना पूरा का पूरा खंड काव्य पढ़ लेना, और जो प्रश्न आए यहाँ उसके हिसाब से अपना लिख देना। यहाँ पे देखो मैंने जो लिखा है उसको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, इधर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग के इधर जिले में 5-6 जिलों में कर्ण खंड काव्य आता है। तो कर्ण खंड काव्य है, यहाँ इससे रिलेटेड 2 प्रश्न हैं कि कर्ण खंड काव्य के आधार पे धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, और यहाँ पे सेकंड प्रश्न है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो इसको आप प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालोगे? तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालोगे, 5वां है, और 5वें का आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 6 कर रहे हो, तो 5 का 6 ऐसे लिख दोगे क्वेश्चन में। और 6 में भी फर्स्ट कर रहे हो कि सेकेंड कर रहे हो? अगर फर्स्ट कर रहे हो तो फर्स्ट का उत्तर, सेकेंड कर रहे हो तो सेकेंड का उत्तर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैं कर रहा हूँ तो फर्स्ट का उत्तर डालूंगा, अगर सेकेंड करूँगा तो सेकेंड का उत्तर डालूंगा। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है कि कर्ण खंड काव्य के हमें मतलब कर्ण खंड काव्य के धूत सभा में, जो धूत सभा हुई थी उसमें द्रौपदी का हमें मतलब द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखना है। तो देखो यहाँ पे कर्ण खंड काव्य के मतलब धूत सभा में द्रौपदी का सर्ग का मतलब द्रौपदी सर्ग का सारांश, ऐसे हेडिंग बना लिया मैंने। और इसमें देखो मैं लिख रहा हूँ क्या इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना। 1 मिनट यार, सॉरी, यहाँ पे देखो, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन कौन मतलब, क्योंकि दूसरे ज़िले के लड़के देख रहे होंगे जिनके में यह नहीं आएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो इधर कुछ चीज़ है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत में आप लोगों ने इसकी कहानी देखा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मतलब यहाँ तक है पूरा का पूरा। इसका 3 मार्क आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आ जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क और ख 2 प्रश्न पूछेगा। क में आपका लेखकों का मतलब जीवन परिचय पूछेगा, और ख में कवियों का जीवन परिचय पूछेगा। जैसे यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी यार कहाँ चला जा रहा है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 6 है यहाँ पे, और इसका क में देखो 3 लेखकों का यहाँ पे जीवन परिचय दिया है। इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, जिसका 3 मार्क मिलेगा, और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिख दोगे तो उसका 2 मार्क, यानी यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। तो देखो आपको कैसे करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क ऐसे हेडिंग डालना है, और उसके बाद यहाँ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कर रहे हो या थर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो थर्ड का उत्तर ऐसे लिख दोगे, और यहीं पे आप लोग जीवन परिचय लिखकर और यहाँ से जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दोगे। या ऐसे भी हेडिंग डाल दोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लिख रहे हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय ऐसे हेडिंग डालकर और यहाँ से जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दोगे। तो चूंकि ये जीवन परिचय लिखा हुआ है, तो चलो जीवन परिचय मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग याद कर लेना। ठीक, यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। इसका प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क के बाद ख पे देखो, यहाँ पे ख में क्या होगा, और इसमें देखो नीचे आने के बाद जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे आप भूलना मत, नीचे ऐसे लिख देना कि चिंतामणि इनकी एक प्रमुख रचना है। इसका आपको इतना ही लिखने का 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब हम लोग मतलब लेखक का हो गया, आप कवियों पे आ जाते हैं, कवि का जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख के अंतर्गत, प्रश्नोत्तर संख्या
6 का जो है ख है प्रश्न, उसमें क्या आएगा कि कवियों का जीवन परिचय आएगा। इस यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 6 है और इसका जो ख प्रश्न है इसमें देखो ये कवियों का जीवन परिचय, इसमें आपका 3 ठे दिया है। तो जिसका दिया है, जिसका आपको लिखना है उसका मतलब डाल देना है कि फर्स्ट का लिखना है तो फर्स्ट का उत्तर, सेकंड के लिए लिखना है तो सेकंड का उत्तर, थर्ड का लिखना है तो थर्ड उत्तर, ऐसे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ही लिखा हुआ है तो फर्स्ट उत्तर यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया है और यहाँ पे लिखना प्रारंभ कर दिया। किनका है तो गोस्वामी तुलसीदास का है। हाँ, फर्स्ट गोस्वामी तुलसीदास का मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है पूरा का पूरा, यहाँ से लगाई यहाँ नीचे तक, यहाँ तक जीवन परिचय, ठीक है। और उसके बाद नीचे इनकी एक प्रमुख रचना का मैंने नाम लिख दिया है कि श्री रामचरितमानस की एक प्रमुख रचना है, ठीक है। ऐसा आप लिख दोगे तो इसका आपको 3 मार्क और इसका इतने का आपको 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के लिए 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मतलब जीवन परिचय। उसके बाद आप लोग का आ जाता है अंत में क्या, ओके, अंत में देखो 7वां प्रश्न आपका कैसा होगा। 7वां प्रश्न होगा मतलब अपनी पठित मतलब जो पुस्तक है आप लोग की किताब है उससे कंठस्थ कोई या कोई एक श्लोक लिखना है। और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, आपने देखा कि अभी 2 पीछे श्लोक आए हुए थे संदर्भ हिंदी अनुवाद से संबंधित, तो उनको आपको नहीं लिखना है, कोई एक अलग लिखना है। तो कम से कम आप 3 अच्छे श्लोक याद कर लेना। मान लो भाग आपकी खराब रही, इसी 3 जो याद किए इसी में से 2 आपका फंस गया उधर संदर्भ हिंदी अनुवाद में, तो एक तो आपके पास बचा रहेगा, तो आप याद कर लेना। चूँकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त सा श्लोक। यहाँ पे देखो 1 मिनट में आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 और इसमें आप लोग उत्तर लिख दोगे सीधे। इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं है तो फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं, उत्तर सीधे लिख दोगे। उसके बाद लिख दोगे इसमें एक श्लोक 2 लाइन का कि बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समूह वीर वीर भाव ही वीरता, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा इतने का ही, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 आ जाएगी। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या रहेगा, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 8 में वही आपके हिंदी संस्कृत से ही 4 ठे यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, लेकिन 2 का आपको किन्हीं का आंसर देना होगा। तो यहाँ देखो पूर्वराजा का हासित और चंद्रशेखर का हासित, 2 ये आसान आसान प्रश्न है, तो इन्हीं दोनों का उत्तर लिख लो। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दो और सेकंड का उत्तर थर्ड का उत्तर लिख दो। तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 8 और सेकंड का उत्तर पूर्वराजा का हासित, तो पूर्वराजा एक भारत बीर आसित, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। और चंद्रशेखर कह आसित है ना, चंद्रशेखर कह आसित, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त जो आसित, ये आपका एक हो गया उत्तर। तो इसका 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको पूरा पूरा इस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो अगला प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 9। प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग की 9 यहाँ पे निबंध से रिलेटेड होगी और निबंध 9 मार्क का होगा, इसको ध्यान देना इस बार, ठीक है। इसमें आपको 4 ठे ऑप्शन रहेगा, चारों में से किसी एक का लिखना होगा। तो मान लो आपको मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 9 हेडिंग डाल देना, फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट का उत्तर लिख दो, सेकेंड लिखना है तो सेकेंड का उत्तर, जैसे यहाँ पे लिखा गया प्रश्नोत्तर संख्या 9। और यहाँ पे देखो ये आतंकवाद कारण एवं विनाशी, ये सेकेंड है ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे आप सेकेंड कर लेना, सेकेंड का उत्तर और यह हेडिंग डाल देना कि आतंकवाद कारण एवं विनाश, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा रूपरेखा तैयार कर लेना। रूपरेखा में जैसे इसमें फर्स्ट प्रस्तावना होगी और आतंकवाद कारण में, और तो एक आप हेडिंग बना लो कि आतंकवाद का अर्थ, उसके बाद एक हेडिंग बना लो कि भारत में आतंकवाद, और चूंकि आतंकवाद का कारण बताना है, इसका निवारण बताना है, तो ये भी हेडिंग बना लो कि आतंकवाद का कारण, और एक हेडिंग बना लो कि आतंकवाद का समाधान, समाधान यानी वही निवारण, क्वेश्चन में निवारण आप कर लो, और अंत में उपसंहार एक हेडिंग बना लो। तो ऐसे बनाने के बाद फिर आप 2 लाइन छोड़कर फर्स्ट आप हेडिंग डाल दोगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में कम से कम 5-10 लाइन आपको लिखना है। उसके बाद फिर सेकेंड हेडिंग डाल देना है आतंकवाद का अर्थ, फिर उसके बाद आतंकवाद के अर्थ में आपको लिखना है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा निबंध लिख जाना है और 9 मार्क आपको इसका मिल जाएगा, लिख देते हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का ये पूरा का पूरा, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, मैंने आपको बता दी हेडिंग, आप लिखते रहना, ठीक है। हमने ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर था, ये बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था, इसको हमने सॉल्व कर दिया इस वीडियो में एकदम फुल डिटेल में। आशा करता हूँ आपको एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीज़ें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। चलो, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोज और भी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप चैनल पे जाकर और भी वीडियोज ज़रूर देखना, ठीक। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।